कहानी का शीर्षक है वो जो हम में तुम में करार था। वैसे तो सचिवालय दूर से कंक्रीट का एक जंगल ही नजर आता था, लेकिन बाहर मुख्य द्वार के पास कुछ पेड़ों के माध्यम से लैंडस्केपिंग की गई थी। परिसर में बाहर अशोक के पेड़ों के बीच एक हरसिंगार का पेड़ था। माली को सख्त हिदायत थी कि सुबह लॉन में झाड़ू लगाते समय रात को झरे फूलों को साफ न किया करे। सुबह जैसे ही मैं काम पर आता था, सबसे पहले मेरी नज़र उन फूलों पर पड़ती थी और मन खिल उठता था। एक और काम माली के जिम्मे था। जब मैं काम पर से वापस जा रहा होता तो वह पत्तों में लिपटे हरसिंगार के बहुत से फूल मुझे देता। मेरी कार उस महक से सुवासित हो उठती। आज मुख्य द्वार से अंदर जाते हुए वही हरसिंगार के नारंगी डंठल वाले सफ़ेद फूल धरती पर बिखरे हुए थे। मुझे देखकर जो खिलखिला रहे थे, किंतु आज उन्हें देखकर मन में एक हूक सी उठी। कल से कहाँ देख पाऊंगा इन फूलों को जो रोज़ शाखों से गिरकर मेरे आने की प्रतीक्षा करते थे। चपरासी ने अभिवादन करके दरवाज़ा खोला। अपने खूबसूरत सुरुचिपूर्ण कक्ष के बाहर दीवार पर लगे बोर्ड पर पीतल के उभरे अक्षरों में अपना नाम देखकर वही विचित्र सी अनुभूति हुई। कल से मेरे नाम की स्थान पर नए साहब का नाम सुंदर अक्षरों में लिख दिया जाएगा। अपनी आरामदेह कुर्सी पर बैठकर भी यही बात बार बार याद आती रही। इतना पर्सनल टच देकर सजाया गया कमरा कल से मेरा न रहेगा। ये मेरी खास पसंद के प्याजी रंग के पर्दे, ये सागौन की कुर्सियां, मेज़ें, आगंतुकों के लिए लगाए गए सोफे पर मेरे निर्देश पर लगी विशेष प्रकार की अपहोल्स्ट्री, सब जैसे मुझसे कह रही थी, मत जाओ छोड़कर, कौन खुश होगा हमें देखकर। आज जब अपनी यात्रा के विषय में सोचता हूँ तो याद आता है पूरे 35 वर्ष की नौकरी, शुरू की उत्साह से भरी देह, ईमानदारी और परिश्रम का जज्बा याद है मुझे। ऊपर निदेशालय या मंत्रालय तक भी अपनी बात के लिए लड़ जाना, सिर्फ सैलरी पर ही बसर करना, किसी को अपने सामने कुछ न समझना, फिर धीरे धीरे अपने सुदीर्घ तंतुओं को सिस्टम के हिसाब से समायोजित करके छोटा होते जाना, फिर एक उदासीनता, मशीन या रोबोट जैसा भाव, एक यथास्थितिवाद और चलता है का हावी होते जाना। क्या क्या नहीं झेला है इन वर्षों में। इंटरकॉम की घंटी बजी। काम्या थी मेरी पर्सनल सेक्रेटरी। वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? मैंने अभिवादन किया। सर, आज आपका आखिरी दिन है, इसलिए कई सारी पेंडिंग फाइल्स हैं, वे देखनी है। कुछ क्लाइंट्स के फाइनल कॉन्ट्रैक्ट्स पर निर्णय लेना है। साल भर पहले जो नई भर्ती के इंटरव्यूज़ हुए थे उन पर साइन करना है। और सर, वो मुस्कुरा दी, कॉन्फ्रेंस हॉल में आपकी फेयरवेल पार्टी रखी है हमने। सब कुछ कर लो, मैं मुस्कुराया। आखिरी बूंद तक निचोड़ लो आज, बस थोड़ा सा फ्री रखना मुझे। मैं अकेले अपने कक्ष में कुछ समय आखिरी बार बिताना चाहता हूँ। एक बात और है सर, एक लेडी है जो काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रही है। बाहर लॉबी में ही बैठी है, अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन कह रही है ज़रूर मिलना है। नाम? कोई मिसेस जोशी हैं। मैंने कहा, अच्छा लाओ, पहले इन्हें ही निपटवा दो। आज के दिन मैं किसी को मना नहीं करना चाहता। फिर सक्सेना, मेरे कनिष्ठ अधिकारी, से कहना बाकी सब काम पूरा करवा दे, पार्टी तो लंच आवर में ही होगी। मैं ये कहता हुआ मुस्कुराया। कुछ देर बाद एक पतली दुबली अधेड़ वय की स्त्री मेरे सामने बैठी थी। शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, मगर फिर भी मैं उसे पहचानने में असमर्थ था। जी कहिए, मैंने कहा। वह चुप बैठी रही। एक बार की झुंझलाहट सी हो आई, फिर भी मनोभावों पर नियंत्रण रखते हुए सौम्यता से मैंने कहा, मुझे थोड़ा जल्दी है, संक्षेप में आप बता सकें तो बेहतर होगा कि मैं आपके किस काम आ सकता हूँ। वो बोली, मैं अन्विता हूँ, अन्विता शर्मा, अब जोशी। ये अन्विता है, ये अन्विता है।
मेरे दिमाग में जैसे हथौड़े बजने लगे। ओह, मैं हतप्रभ सा उसे देखे जा रहा था। यही वो औरत है जिसे पिछले कितने सालों में मैं रातों को लिपट कर रोता रहा हूँ, माफ़ी मांगता रहा हूँ। उसके साथ गुजरे थोड़े से कालखंड को कितनी बार चबा चबा कर जिया है मैंने, और कितनी रातें हैं अपने ही करवटों के दंश के साथ अकेले गुजारी हैं मैंने। अपनी एक गलती के लिए कितना कोसा है मैंने खुद को। और आज आज जब वह सामने आकर बैठ गई है तो उसे पहचान भी नहीं पाया मैं। कैसे पहचानता? वो लावण्यमयी रंगत, वो छूने से मैला हो ऐसा रुखसार जाने कहाँ बिला गया था। बहुत ध्यान से देखता तो कहीं उसकी उस शक्ल की रोशनी शायद छन कर किसी पोर से, आंखों के किसी कोने से, या स्मित की किसी क्षीण सी रेखा से आती दिखाई दे सकती थी। लेकिन ये चेहरा कैसा था जिस पर उम्र, परेशानियों, चिंताओं और संघर्ष की झुर्रियाँ थीं, थपेड़ों की धूसर रंगत थी। असमय आ गए अंधेरों ने जैसे गालों की लुनाई, आंखों की महक और माथे की ललचोही आभा छीन ली थी। मैं बोला, थोड़ा वक्त लगा पहचानने में, बहुत साल हो गए। वो बोली, हाँ, बहुत हिम्मत करके आई हूँ, अमिल बेटे ने ज़बरदस्ती भेजा। मैंने पूछा, कहाँ हो तुम आजकल? मैं इंदौर, पति की मृत्यु के बाद 25 साल से वहीं हूँ। ओह सॉरी, क्या हो गया था उन्हें? वह बोली, रोड एक्सीडेंट था। एक प्राइवेट संयंत्र में काम करते थे। फील्ड वर्क में जाते समय उनके स्कूटर को कोई ट्रक वाला मारकर भाग गया था। ऐसे जैसे एक ही बार में इन बीते वर्षों की पूरी व्यथा सुनाने की बेचैनी से मुक्त होना चाहती हो, वो अपनी दुनिया में अपने अंधेरों के रेतीले समुद्र में डूबती उतराती हुई बोले जा रही थी। 8 साल हुए थे शादी को। लड़का तो 1 साल का था, लड़की 5 साल की। मुझे अनुकंपा के आधार पर नौकरी दे दी गई थी, वहीं पर क्लार्क लगी हुई हूँ। कुछ पल हम दोनों चुपचाप बैठे रहे। पुराना समय एक शिला की तरह हम दोनों के बीच पड़ा हुआ था। कैसे पार करते उसे हम? वह बोली, मैं आपसे एक प्रार्थना करने आई हूँ। मेरे बेटे ने आपके यहाँ जॉब के लिए परीक्षा दी थी। परीक्षा, इंटरव्यू सब साल भर पहले हो चुके हैं। सुना है सूची जारी होने वाली है, अगर आप देख सकें तो। मैंने कहा, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। इंटरव्यू का तो कुछ याद आता है, मगर मेरे साथ 2 विशेषज्ञ और थे। परिणाम का भी मुझे पता नहीं, फिर भी देखता हूँ क्या हो सकता है। मुझे आप उसका रेज्यूमे दे जाइए। उसने पर्स के एक कोने से कई तह में सजा हुआ, संजो कर रखा एक फोटो मेरे सामने रखा। मैं चौंक गया। हाँ, यही शक्ल थी, यही उस लड़की की शक्ल थी जिसे मैं बहुत पहले कहीं छोड़ आया था। अपनी माँ की हूबहू शक्ल पाई थी पुत्र ने। अरे, ये तो तुम्हारी ट्रू कॉपी है, वह बोली। लोग कहते हैं माँ की शक्ल का बेटा किस्मत वाला होता है। पता नहीं इसकी किस्मत की चाबी कहाँ खो गई है, इतने सालों से धक्के खा रहा है। उसने फीकी मुस्कान को नैसर्गिक और उदात्त हंसी में बदलने का प्रयत्न अवश्य किया था, मगर वह नाकाम रही थी। हाँ, बेरोज़गारी है भी बहुत, मैं बुदबुदाया। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर वो उसी आवाज़ में बोली जिसका सिरा कहीं भटक गया हो। आपके बाद तो बहुत मुश्किल हो गई थी अम्मा बाबूजी को। हम लोगों में दोबारा लगन तय होना बहुत मुश्किल होता है। फिर इनका एक्सीडेंट, इतनी छोटी सी ज़िंदगी में 2 हादसे। कहकर वह चुप हो गई और उसका चेहरा स्याह धुएं की तरह हो आया। मैं शताब्दी के सबसे बड़े मूर्ख की तरह अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। दूसरे हादसे के लिए तो मैं सॉरी बोल चुका था। पहले हादसे के लिए कितना कुछ सोचा था एकांत में कहने को, लेकिन आज जब वह सामने बैठी थी तो शब्द रास्ता भूल गए थे। स्वयं को थोड़ा और समेट कर वह बोली, और आपके बच्चे? मैंने मेज पर रखी तस्वीर का मुंह उसकी ओर कर दिया।
पत्नी प्राची, बेटी और बेटे की तस्वीर थी, बेटे के ग्रेजुएशन के समय की। बहुत सुंदर हैं आपके बच्चे। मेरा यह बेटा भी बहुत सुंदर है। मैंने कागज़ पर लगी उसके बेटे की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा। वह हक्की बक्की रह गई। उसे मुझसे ऐसे जवाब की उम्मीद बिल्कुल न थी। मैंने इंटरकॉम में कहा, काम्या 2 कॉफ़ी भेज दो। वो यकायक खड़ी हो गई। नहीं, चलूँगी अब। बैठो, कुछ ठंडा मंगाता हूँ। नहीं, अब और नहीं बैठा जाएगा, इसे देख लीजिएगा यदि संभव हो। उसने अपने बेटे के कागज़ की ओर इशारा किया और दरवाजे की ओर बढ़ गई। फिर एक झटके से पलटी और मेरे सामने आकर उसने उस कुर्सी को पकड़ लिया जिस पर अभी तक वह बैठी हुई थी, जैसे बहुत देर से रोक रखा हो। उस बात को आखिर उसकी आंखों ने मुझसे कह ही दिया। आपने मेरे आखिरी पत्र का जवाब क्यों नहीं दिया? मैं क्या जवाब देता उसे? मेरी सारी संज्ञाएं सुन्न होती जा रही थीं। दोबारा भी वह नहीं बोली। उसकी उदास आंखों ने ही मुझसे कहा, मुझे पता है आपके पास आज भी मेरे उस पत्र का कोई उत्तर नहीं है। उसने मेरे कक्ष का कांच का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। मैं अपनी आरामदेह कुर्सी में धंस गया गले तक। जाने समुद्र था या दलदल, बरसों पुराने एक युवा पुरुष और युवा स्त्री की जोड़ी याद आने लगी। याद हो आए उनके सपने, उनकी आकांक्षाएं और बादलों पर तैरता उनके जीवन का वह कालखंड, वह समय जब लगता था कि दुनिया के राजा और रानी तो हम ही हैं, बाकी सब गौण है। प्रेम संसार की सबसे बड़ी अनुभूति लगती। मैं उन दिनों दिल्ली में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। मेरे शहर में शिक्षा की अधिक सुविधाएं न थीं। घर वालों, गुरुजनों और ख़ास तौर से मम्मी पापा के दबाव में मेरी सगाई हो चुकी थी और विवाह के लिए मैं दृढ़ प्रतिज्ञ था कि तब तक नहीं करूँगा जब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता। घर वालों के लिए विवाह की एक ही अर्हता थी कि आप उस खास आयु के हो जाएं। वो आयु जब लड़के को अपनी उम्र की सब लड़कियां सुंदर लगने लगती हैं और बहुतों से तो आप मन ही मन प्रेम करने लगते हैं। मैं थोड़ा शर्मीला युवक था जिसे कोर्स की किताबों और क्रिकेट की कमेंट्री सुनने के अलावा कोई और शौक़ न था। चाहे कोई भी सहपाठिनी या पड़ोस की कोई भी लड़की कितनी भी खूबसूरत या अच्छी लगती हो, मैं तब तक किसी से प्रणय निवेदन करने का साहस नहीं जुटा पाया था। ऐसे में अन्विता नाम की ये लड़की भारतीय पारंपरिक मार्ग से मेरे जीवन में दाखिल हुई थी। जैसा कि आम भारतीय घरों में होता है, मैंने उसे सगाई से पहले केवल एक बार देखा था। सगाई के समय हमारा फोटोग्राफ्स और पतों का आदान प्रदान हुआ था और ख़तो किताबत शुरू हो गई थी। पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के अलावा मेरा सिर्फ एक काम रह गया था, अन्विता की फ़ोटो दिन भर अलग अलग कोणों से निहारना और उसकी चिट्ठियों को बार बार पढ़ना। मैंने उसकी चिट्ठियाँ इतनी बार पढ़ी थीं कि वे मुझे कंठस्थ हो चुकी थीं। मैं जब आंखें बंद करता तो वो मुझे कॉलेज के किसी कोने में या घर के किसी अपेक्षाकृत एकांत वाले स्थान पर चुपचाप बैठी, भावनाओं से लबरेज, होंठों को बुदबुदाती हुई चिट्ठी लिखती दिखती। मैं आंखें खोलता और देखता, मेरे हॉस्टल के कमरे की दीवारों पर हर ओर वही चिट्ठियाँ चिपकी होती, जिनके हरूफ बड़े बड़े होकर हर दिशा से आह्वान करते कि आओ और खो जाओ इस अनंत आकाश में, जहाँ का हर कोण जोर जोर से अन्विता अन्विता पुकार रहा होता। पुराने समय की तरह कोई कबूतर न था जो मेरी चिट्ठियाँ अन्विता के उस शहर में ले जाता, जो उन दिनों कस्बे से नया नया प्रमोट होकर शहर बना था। मगर मैं अपने हॉस्टल के सामने लगे बड़े से बरगद के पेड़ पर बैठे हर कबूतर, हर तोते और हर गौरैया को पुकार लगाता कि मेरा संदेशा उस तक पहुंचा दे। और उसकी चिट्ठियाँ, उफ़, कैसी महारत हासिल थी उसे। इतना भोलापन, इतनी सादगी और उछाल मारती उसकी कस्बाई संवेदनाएं। मैं आपको कुछ पत्र के अंश सुनाऊंगा। प्रिंट में तो ये स्टार लगा के अलग अलग किए गए हैं, लेकिन मैं आपको वैसे ही सुनाता हूँ। सबसे पहले तो तुम्हारा नाम ही सुना, फ़ोटो तो बाद में देखी।
और मिले तो और भी बाद में। हम बहुत से चेहरों में तुम्हारा नाम लगाकर देखते रहे, जिनमें से सारे चेहरे हमारे पसंदीदा फिल्म अभिनेताओं के थे। अपनी पसंद की आंखें, अपनी पसंद के होंठ और अपनी पसंद की नाक। मगर जब तुम्हें देखा तो तुम सबसे अलग थे, सबसे हसीन, सबसे कोमल, सबसे ज़्यादा सीधे साधे और सबसे ज़्यादा शैतान। तुम्हारा चेहरा इतना प्रफुल्लित है, मगर तुम्हारी आंखें इतनी उदास क्यों हैं? मुझे बिल्कुल नहीं भाती। या तो चेहरा उदास कर लो या आंखों को हंसने के लिए बोलो। चलो मेरी आंखों से अदला बदली कर लो। मैं तुम्हारी उदास दिखती आंखों को काजल लगाकर भाव प्रवण बना लूंगी और तुम मेरी आंखों को बिना काजल के ही लगाए रखना। मेरी आंखें तो बिना बात ही वैसे ही खुश रहती हैं। एक और पत्र। तुम मुझे क्यों इतना परेशान करते हो? मेरी सहपाठिनी रिंकी मुझसे कहती है कि मैं आजकल बेवजह हंसती रहती हूँ। और सुनो, जब मैं छत से नीचे जा रही होती हूँ तो क्यों मेरा हाथ पकड़ लेते हो और कहते हो नीचे मत जाओ, मेरे साथ बैठो और आनंद लो इस बरसते बादल का। अरे पागल, मैं भीग जाऊंगी तो नीचे अम्मा की डांट नहीं खानी पड़ेगी? तुम्हारा क्या है, तुम तो हवाओं से ओझल हो जाओगे और बादलों से मुझे मुंह चिढ़ाते रहोगे। एक और पत्र। तुम लिखते हो तुम्हें वर्किंग विमेन पसंद है, तो सुन लो जी, हम तो काम नहीं करेंगे, न घर के भीतर न बाहर। बस तुम्हें ऑफिस जाते समय तुम्हारी चीज़ें देकर विदा करेंगे। फिर जब तुम ऑफिस से आओगे तो टीकोजी लगी हुई चाय की केतली के साथ तुम्हारा स्वागत करेंगे। तुमने वो चाय देखी होगी ना, जिसमें दूध, शक्कर, चाय का पानी सब अलग अलग होता है। तो हमें तुम्हारे साथ बैठकर वो वाली चाय पीनी है। हमारे यहाँ कोई वैसी चाय नहीं पीता। अम्मा बड़े भगोने में चाय बनाती हैं और स्टील के बड़े चमचे से सबके गिलासों में चाय परोसती हैं। तुम हमें वह दूसरी वाली चाय पिलाओगे ना? एक और पत्र। देखो, एक बात है, हमें सड़क के किनारे खोमचे वाले से गोलगप्पे खाना बहुत पसंद है। तुम्हें शाम को इसके लिए हमें बाहर ले जाना पड़ेगा। तुम कल को बड़े अफसर हो जाओगे, हमें गाड़ी में बैठाकर गोलगप्पे खिलाने ले जाओगे। मगर हम अभी से बताए देते हैं, हम गाड़ी में बैठकर नहीं, सड़क के किनारे खड़े होकर खाएंगे, चाहे तुम्हारी कितनी भी बेइज्जती हो। एक और पत्र। देखो, हमें खाना बनाना तो आता है, लेकिन ज़रा भी शौक नहीं है। उसके लिए तुम्हें किसी का इंतज़ाम करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कभी कभी तुम्हारे लिए कोई व्यंजन बना सकते हैं। मगर एक वायदा करो, तुम उस पूरे समय रसोई में हमारे साथ खड़े रहोगे। ऐसा नहीं कि हम खटते रहें और लाट साहब पैर फैलाकर लेटे रहें। एक और पत्र। सावन आ गया है। हमारे रेलवे क्वार्टर के पास बहुत सारे पेड़ हैं, जामुन, नीम, आम, अमरूद, अमलतास, सब। दीदी ससुराल से आ गई हैं, झूले पड़ गए हैं। हम लोग दिन भर खूब ठिठोली करते रहते हैं। बाबूजी अम्मा को कभी सावन में उनके मायके नहीं भेजते, सिर्फ शादी ब्याह में जाती हैं। तुम तो इतने निष्ठुर नहीं होगे ना? सावन में हमें घर आने दोगे? सिर्फ एक पखवाड़ा। बोलो, क्या कहते हो? एक और पत्र। जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो क्यों तुम हमारे बिस्तर पर सोते रहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? देखो, अभी तो हमारा विवाह भी नहीं हुआ है। किसी घरवाले ने देख लिया तो क्या हमारा हाल करेंगे? हमसे वायदा करो कि तुम थोड़ा धीरज धरोगे। अब अपने शहर में ही रहना प्लीज़। एक और पत्र। और इस पत्र में धर्मवीर भारती की एक कविता थी जो इतनी बार पढ़ी थी कि कंठस्थ हो गई थी। बार बार मुझसे मेरे मन ने आग्रह से, विस्मय से, तन्मयता से पूछा है, ये कनु तेरा कौन है? बूझ तो, अक्सर तुमने माला गूंथने के लिए कटीले झाड़ों में चढ़ चढ़ कर मेरे लिए श्वेत रत्नारे करौंदे तोड़कर मेरे आंचल में डाल दिए हैं। तो मैंने अत्यंत सहज प्रीति से
गर्दन झटकाकर वेणी झुलाते हुए कहा है, कनु ही मेरा अंतरंग सखा है। एक और पत्र। तुम सोच रहे होगे कि इस बार हमने इनलैंड लेटर के हिसाब के स्थान पर लिफाफा क्यों भेजा। जब तुम इसे खोलोगे तो देखोगे इसमें एक वॉलनट चॉकलेट रखी है। उसे हमने आधा खाया हुआ है, उस पर हमारे दांतों के निशान हैं। वो बची हुई आधी चॉकलेट तुम खा लेना। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम हमें प्यार कर रहे हो। और सुनो, जल्दी जल्दी भकर भकर करके मत खाना, मज़े लेकर धीरे धीरे खाना। जितना लंबा ये सत्र चलेगा उतनी देर हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तो ये पत्र आते रहे और हम अलग अलग शहरों में अपने अपने हिस्से के आकाश को निहारते रहे और ये दुआ करते रहे कि जल्दी ही वह दिन आए कि हम दोनों के आकाश एक हो जाएं और फैलाव पूरे सौर मंडल पर छा जाए। मेरे मन में एक और इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी मेरा किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा के सफल परिणाम की बिना पर सिलेक्शन हो जाए। तो एक दिन वह भी आया कि हमारी प्रार्थनाओं और दुआओं पर बादलों पर बैठे एक देवदूत ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, जो लोगों की आगे की जिंदगी का निर्धारण करता था। हमारे जीवन में कानों से सदी का सबसे खूबसूरत संगीत बज उठा। लेकिन जो कोई नहीं देख पा रहा था वो यह था कि उस देवदूत के चेहरे पर एक वक्र मुस्कान थी। उस वृहत्ताकार धूप के गोले के बीच एक आसन्न मृत्यु का अंधकार छुपा था, एक पूर्ण पल्लवित रिश्ते की आसन्न मृत्यु। मेरे जीवन की सबसे बड़ी घटना घट चुकी थी और मेरा प्रांतीय सिविल सेवा में चुनाव हो चुका था। मेरी अन्विता की बंधु बांधवों की प्रसन्नताएं सिर चढ़कर नगाड़े बजाने लगी थीं। आगे के रास्तों में गुलाब, गुलमोहर और कनेर बिछे हुए दिख रहे थे। मैं अपने शहर जाकर माँ बाबूजी से मिलकर लौट आया था। सिविल से सारी आधिकारिक औपचारिकताओं को पूरा करके मैं अपने प्रशिक्षण के लिए लखनऊ चला गया था। अचानक मेरे बाबूजी को यह लगने लगा था कि उन्होंने अपने काबिल बेटे की शादी गलत जगह तय कर दी है और उन्हें और मेरी माँ को अन्विता में, उसके माता पिता में, उनके परिवेश में सैकड़ों कमियां और बुराइयां नजर आने लगी थीं। सबसे ख़राब बात तो ये थी कि उस मुहिम में मेरे पिताजी से बढ़कर मेरी माँ थी। बाद के वर्षों में मैंने अक्सर सोचा है कि मेरी माँ भी तो एक स्त्री थी और उनके इस अनुचित कृत्य की गाज जिस पर गिर रही थी वो भी एक स्त्री थी। फिर वे कैसे कर सकी ऐसा। ये बिल्कुल सच बात थी कि बाबूजी ने सोचा कि उनकी अपनी हुंडी को कैश कराने का समय आ गया है। उनका पुत्र एकदम से वर्ग संघर्ष को दरकिनार करता हुआ उच्च मध्यम वर्ग में जा पहुंचा है और उन्हें उन सब अभावजन्य कुंठाओं, हताशाओं और उसकी शिक्षा में लगे धन, उलाहनों और तानों की कीमत वसूलनी थी। मगर इन सब कोशिशों के दौरान प्रश्न ये उठता है कि उनका पुत्र यानी मैं क्या कर रहा था। मुझे घर में चल रहे सब षड्यंत्रों का भान था। माँ बाबूजी के कई फ़ोन और पत्र आ चुके थे। मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ था, पसोपेश में था। उन्हीं दिनों अन्विता का आखिरी पत्र मुझे मिला था। ये हम क्या सुन रहे हैं? तुमने तो हमेशा ये कहा है कि पैसा तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं रखता और हमने भी तुमसे कहा है कि जितना भी होगा उसमें हम तुम्हें शहंशाह की तरह रखेंगे। मगर हमें बहुत डर लग रहा है। तुम्हारे पुराने पत्र पढ़ते हैं तो बहुत हिम्मत मिलती है, मगर फिर घर में सबकी बातें सुनते हैं तो टूट जाते हैं। तुमने हमारे पिछले पत्र का जवाब भी नहीं दिया। हम सोचते हैं नई जगह पर हो, व्यस्तता के कारण नहीं दे पाए होगे, मगर इस बार हमें जवाब ज़रूर चाहिए और वो भी हिम्मत बढ़ाने वाला। तुम एक बार संकेत कर दो, हम लड़ जाएंगे अपने घर वालों से और तुम्हारे माँ बाबूजी से भी। जब तक जीवित हैं तुम्हारी हाँ की प्रतीक्षा करेंगे। मैं लगभग विक्षिप्त होने की स्थिति में पहुंच चुका था। दिन भर एकेडमी का भीषण प्रशिक्षण, जहां अपना सर्वोत्तम प्रदर्शित करना होता था, फिर घर से एक दो दिन छोड़कर आने वाले फ़ोन,
माँ मुझसे बड़े करुण स्वर में बात करती। मुझे याद आता उनका लाड़ दुलार, उनकी आंखों से पल पल बरसता नेह और अनुराग। बचपन में उनकी गोद में दुबकना दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पर शरण पाने जैसा लगता था। उसी गोद की याद दिलाती थी वे। और सच बात थी, संसार के बहुत से लोगों की तरह मेरी माँ मेरा पहला प्यार थी। पहले प्रेम और दूसरे प्रेम में द्वंद्व चल रहा था। ट्रेनिंग अवधि के कई महीने बीत चुके थे। मैंने अन्विता के पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया था। कारण, पहले तो असमंजस में था कि क्या लिखूं, और बाद में धीरे धीरे उगता अपराध बोध। मैंने माँ बाबूजी के सामने हथियार डाल दिए थे। इसमें उनके निरंतर बढ़ते दबाव, फ़ोन कॉल्स और पत्रों की तो भूमिका थी ही, किंतु बहुत कुछ हाथ इसमें मेरे चयन के बाद के प्रशिक्षण का भी था। वहाँ के प्रशिक्षण ने मेरे अंदर एक विचित्र किस्म का दंभ और अभिमान भर दिया था। वहाँ यही सिखाया जाता था कि तुम विशिष्ट हो और अपनी इस खुसूसियत को तुम्हें बचाए रखना है। तुम अब जिस वर्ग में हो वह आभिजात्य वर्ग है। तुम सब अफलातून की औलादें हो। मेरी तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद दोनों पक्षों में जो मकड़ी के जाले सी महीन डोर बची थी वो भी टूट गई थी। अन्विता का पत्र अनुत्तरित रह गया था। दोनों पक्षों ने एक दूसरे का सामान, गहने, पैसे वगैरह वापस कर दिए थे। बस भविष्य की उस न हो सकने वाली वधू का कुछ सामान वापस न हो पाया था। जो चीज़ें वापस नहीं हो पाई थीं वे थीं छत पर बरसते बादल, टीकोजी लगी हुई चाय की केतली, खोमचे वाले गोलगप्पे, सावन के लगे झूले, श्वेत रतनारे करोंदों की माला और आधी खाई हुई वॉलनट चॉकलेट। मेरी ट्रेनिंग पूरी होकर पोस्टिंग हो गई थी और तब माँ बाबूजी की इच्छा और मेरे अनुमोदन से प्राची मेरे जीवन में आई थी। मैं और मेरे घर के सब लोग बहुत संतुष्ट थे। प्राची का वर्ग हमसे बहुत ऊंचा था और उससे जुड़कर हमारी भी पदोन्नति हो गई थी। झूठ बोलूँगा अगर कहूँगा कि प्राची ने मुझे कोई कष्ट दिया है। उसने मुझे बहुत प्रेम किया है। चांद सूरज जैसे 2 बच्चे दिए हैं मुझे। बाहरी दुनिया में बहुत सम्मान दिलाया है। मेरे प्रत्येक कदम की योजना बनाने में वह एक सच्चे साथी की तरह मेरे साथ रही है। उसका एक स्वतंत्र अस्तित्व है। कई क्लब्स की सदस्य है वह, और कई एनजीओज़ के माध्यम से बहुत से अच्छे काम किए हैं और प्रशंसाएं पाई हैं उसने। पहले प्रांतीय सिविल सेवाओं के अधिकारी और बाद में प्रमोशन होकर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की पत्नी की तरह हर जगह उसने मेरा साथ दिया है पूरी तरह। विवाह के बाद के शुरू के 3-4 वर्ष तो मैं पंख लगाकर उड़ता रहा, लेकिन उसके बाद एक विचित्र सी अनुभूति ने जन्म लिया। कई बार मुझे उस वॉलनट चॉकलेट का स्मरण हो आता जिसका स्वाद कभी मुझे परेशान करने लगता, और अक्सर जब रात को किसी कारण से नींद नहीं आनी होती तो अचानक कोई मुझसे कहता कि मुझे खोमचे वाले से सड़क के किनारे खड़े होकर गोलगप्पे खाने हैं। मुझे यह एहसास होने लगता कि मेरे धक्का देने की वजह से कोई एक जीवन जंगल की दलदल में धंस गया है। मेरी हताशाएं सर धुनने लगती और मैं बेचैन हो जाता। विशेष तौर से अपने परिवार की सुरक्षा से दूर यात्रा कर रहा होता तो कोई मेरे गले में श्वेत रत्नारे करोंदों की माला डाल देता और एक आग सी होती जो मुझे जला रही होती, और मैं किसी से क्षमा मांग रहा होता, मगर मेरी याचना मेरे भीतर ही भीतर घुटती रह जाती। इंटरकॉम की घंटी ने मुझे वर्तमान में ला पटका। काम्या थी। सर, काफ़ी देर हो गई है, सक्सेना सर मिलना चाह रहे हैं। मेरे स्वप्नों में जैसे खलल पड़ी। अरे हाँ, भेज दो उन्हें, मैंने कहा। जाने कितनी देर मैं अपने जीवन की, अन्विता के साथ गुजरे अपने समय की चीर फाड़ करता रहा था। लंच का समय होने वाला था। सक्सेना मेरे सामने खड़ा था। उसने सारे काम पूरे करवाए और अंत में नियुक्ति के साक्षात्कार वाली वह फाइल दी। वो बताने लगा कि 2 नियुक्तियां होनी हैं,
सारे प्रतिभागियों की मेरिट के अनुसार सूची मेरे सामने थी। अन्विता का पुत्र तीसरे नंबर पर था। मेरे दिमाग में एक बत्ती सी जली। सक्सेना, एक नोट बनाओ, अभी के अभी मुझसे दस्तखत करवाओ, लिखो कि पिछली नियुक्तियां कई वर्षों पूर्व हुई थीं। पिछले वर्षों में विभाग में काम कई गुना बढ़ गया है, इसलिए कम से कम 3 या 4 लोगों की नियुक्ति की जाए। चूंकि परीक्षा और साक्षात्कार 1 वर्ष पूर्व ही हुए हैं, तो उसी सूची के आधार पर नियुक्तियां कर दी जाएं। जी सर। मैंने पूछा, काम हो जाएगा ना? कम से कम 3 नियुक्तियां तो हो ही जाएंगी। जी सर, 16 आने। मैं मुस्कुराया। सक्सेना, आज के ज़माने में भी 16 आने की बात करते हो? वह हंसा। मेरा मतलब है सर, 100% हो जाएगा। देख लेना, मेरे बाद भी इस केस को फॉलो कर लेना। तुम हो तो मैं निश्चिंत हूँ। वाकई सक्सेना बहुत काबिल अधिकारी था। जिस काम में लग जाए उसे पूरा करवा कर ही छोड़ता था। मुझसे उसके संबंध बहुत अच्छे थे। फाइल पर दस्तखत करने के बाद मेरा आखिरी दिन का कार्य पूरा हो चुका था। बार बार अन्विता का आज का चेहरा मेरे जहन में घूम रहा था और मेरे गले में कुछ कुछ फंस जाता था। विदाई समारोह के लिए जब मैं अपने कक्ष से कॉन्फ्रेंस हॉल में जाने को निकला तो मेरी नज़रें उसे ही ढूंढती रहीं, लेकिन शायद वह जा चुकी थी। विदाई समारोह में जब सबके बोलने के बाद मेरे बोलने का समय आया तो मैं बोलते समय अनायास ही भावुक हो उठा। लोगों ने समझा कि आज अंतिम दिन है, इसलिए मेरी आंखें गीली हो गई हैं। सक्सेना ने तो उठकर मेरी पीठ पर हाथ ही रख दिया था। गुलाब के फूलों की मालाएं गले से उतारकर ड्राइवर को देते हुए मेरी आंखें लॉबी में भटकती रहीं। गाड़ी में बैठकर मैं अपने स्टाफ के जुड़े हुए हाथों का उत्तर देते हुए बाहर निकला। गेट पर माली ने अभिवादन करते हुए मेरा रोज़ का फूलों का दोना मुझे थमाया, अभिवादन किया। अचानक मुझे लगा कि एक पेड़ के नीचे अन्विता खड़ी है, असमंजस सा भाव चेहरे पर लिए, क्योंकि उसे तो अंतिम सूची का कोई भान न था। गाड़ी के अंदर बैठा मैं परिसर से बाहर निकल आया। लेकिन क्या मैं वाकई निकल आया था? नहीं, मैं तो वहीं खड़ा था, उस 55 साल पुरानी मजलूम औरत के पास। मैंने उसके दोनों कंधे अपनी बाहों से घेर रखे थे। मैं अपनी उंगलियों से उसके चेहरे पर पड़ी गर्दिश की झुर्रियों को साफ कर रहा था। अपने होठों से उसकी निस्पंद आंखों की तारीकी में चिराग जला रहा था। मैं रगड़ रगड़ कर उसके होठों की खो चुकी लुनाई को वापस लाने की कोशिश कर रहा था। कानों के लव, जिसमें मुसीबतों की काई जम गई थी, उन्हें अपनी गर्म सांसों से छुड़ाकर पहले की तरह निष्कलुष कर रहा था। पवित्र नदियों में इस बीच चाहे कितना भी पानी बह गया हो, लेकिन उस पानी में से सलमा सितारे निकालकर मैंने उसकी पेशानी पर टांक दिए थे, और उसका वह अंश जो कभी मेरा हो सकता था, मैंने चंदन बनाकर अपने माथे पर गूंथ लिया था। तो ये थी कहानी मित्रों।